Hi, 9/10th of education is encouragement. Encouragement is always greater than criticism. Today is 5th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Fearless Governance is book authored by Dr. Kiran Bedi ji. Largest rice producing state in India है West Bengal. छारबा एक पॉपुलर फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का. यूनाइटेड नेशन सिट्रल, दिस इज अबाउट इंसॉल्वेंसी, इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी. दिस इज यूनाइटेड नेशन एजेंसी एसोसिएटेड विद इंसॉल्वेंसी. वयम रक्षम वी प्रोटेक्ट इज द थीम ऑफ इंडियन कोस्टल गार्ड. आज के सवाल हैं. द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? Gagroan Fort is located in of which Indian state? Gagroan. Indus River dolphin is declared the state aquatic animal of which state? And Hoysala temples, prelims का सवाल है, Hoysala temples located है किस राज्य में? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है corroborating, का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, confirm और give support to statement, theory, finding, verify करना. Painstaking मतलब श्रम साध्य, मेहनत वाला काम है. Meticulous, done with और employing great care and thoroughness. Gratuitous का मतलब होता है ऐच्छिक है वो. Uncalled for, unwarranted, without reason. Belie का मतलब होता है झुटलाना. Of an appearance, fail to give a true notion or impression of something. Disguise है, contradict कर रहा है. Famished का मतलब होता है भूखों मरना. फीलिंग अ डिजायर और नीड फॉर फूड. तो आज आंसर राइटिंग नहीं है बिकॉज टुडे इज सैटरडे, बट हमें आज 3rd of February का आज हम आंसर डिस्कशन करेंगे. अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो जस्ट गो टू अवर वेबसाइट. यहाँ पर डिस्कस इनेबल है. डिस्कस में ज्वाइन द डिस्कशन. बिफोर दैट आपको लॉग इन करना है. सोशल मीडिया कोई सा भी अकाउंट आप यूज कर सकते हो. यहाँ जब ज्वाइन द डिस्कशन में देन फोटो लाइब्रेरी, आप अपने यहाँ जो फोटोज आपने स्कैन किए हैं, फोटोग्राफ्स जो क्लिक कर रहे हो, एडोबी से स्कैन कर रहे हो, उस फोटोग्राफ्स को, उन सारे फोटोग्राफ्स को, आंसर्स जो आप लिख रहे हो उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो. ओके, एंड देन अपलोड करने के साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो पीडीएफ है उस आंसर का वो आप मुझे मेल भी कर सकते हो 1@srajanindia.1. ओके, दिस इज द ईमेल एड्रेस. आई विल शो यू. दिस इज द ईमेल एड्रेस एंड दिस इज द व्हाट्सएप. व्हाट्सएप भी डायरेक्टली आप यहाँ पे टैप करके यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल. ओके, दिस इज द फोन नंबर एंड दिस इज द ईमेल एड्रेस जहाँ पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं. सेंड इट. ओके, सो दिस इज 5th of February और ये आज का न्यूज़पेपर है. फर्स्ट न्यूज पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल. दिस न्यूज इज अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट्स डील्स मैटर not targets. What is this? This is disinvestment. Disinvestment जैसे कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है या फिर कोई PSUs है, उधर गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है. गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ना चाहती है, उसको सेल ऑफ करना चाहती है, तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्यों करती है? डिसइन्वेस्टमेंट प्राइमरली इसलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट को लगता है प्राइवेट सेक्टर उस PSU या उस बॉडी को बेटर वे में हैंडल कर सकता है. तो डिसइन्वेस्टमेंट प्राइमरली होता है टू एनकरेज वाइड शेयर इन ऑनरशिप. केवल गवर्नमेंट की ऑनरशिप नहीं होगी, और भी बहुत सारे लोगों की ऑनरशिप होगी. वाइड शेयर इन ऑनरशिप. डीपॉलिटिसाइज करना एसेंशियल सर्विसेज को. रिड्यूस करना फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास. कोई एसेट अगर वो बेचेगा गवर्नमेंट का तो उससे क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन सरकार का कम होता है. जैसे एयर इंडिया था. एयर इंडिया जो था वो एक वाइट एलिफेंट बन गया था. बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया कि प्राइवेट सेक्टर बेटर मैनेजरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑल से इसको प्रॉफिटेबल बना सकता है. पब्लिक फाइनेंसेस इंप्रूव होते हैं और कंपटीशन विद मार्केट डिसिप्लिन. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसके कारण डिसइन्वेस्टमेंट होता है. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आमदनी और खर्चे. आमदनी कम हो गई है, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा. जैसे एयर इंडिया बेचा, इतने में पैसा आया. तो फिस्कल डेफिसिट दोनों का डिफरेंस होता है आमदनी और खर्चे का.
फिस्कल डेफिसिट कम होता है बिकॉज व्हेन यू डिसइन्वेस्ट यू आर गेनिंग मनी, यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू, सो दिस इज दैट। नया मैनेजमेंट आएगा, फास्टर रियलाइजेशन वैल्यू होगी और कैपिटल फॉर द इकोनॉमी भी होगी। तो ये पॉलिसीज होती है जिसके कारण डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है उसके हिसाब से वो हो सकता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट या फिर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, मतलब जैसे 100% कंट्रोल कंपनी का नए बायर को दे दिया, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर शेयर गवर्नमेंट ने, लाइक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाएगी और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा, और माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये तीन है, माइनॉरिटी, गवर्नमेंट रिटेन मेजॉरिटी रहेगी इन द कंपनी, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन मतलब अब गवर्नमेंट है ही नहीं, पूरा प्राइवेट सेक्टर है। तो ये तीन अप्रोच होती है। अब इस अप्रोच का जो काम होता है वो होता है दीपम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसकी वेबसाइट हम देखते हैं। दिस इज दीपम। दीपम का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पर्टिकुलर बॉडी का पूरा पर्पज ही यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट की सारी प्रोसेसेस को ये मॉनिटर करता है, एडमिनिस्टर करता है। ऑल मैटर्स रिटेनिंग टू मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, इक्विटी, जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में करना है। तो देखिए तीन टाइप के डिसइन्वेस्टमेंट है, एक है स्ट्रेटेजिक, माइनॉरिटी, एसेट मोनेटाइजेशन, जैसे अभी रेलवेज का बहुत सारी लैंड खाली पड़ी थी तो गवर्नमेंट ने एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की बात किया था कि उसको अपन से किराए पे दे देंगे, उससे एसेट को मोनेटाइज करेंगे। और कैपिटल रीस्ट्रक्चर। तो चार एरिया होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स, एसेट मोनेटाइजेशन एंड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। दीज आर द 4 एरियाज। इन सब कामों को दीपम देखता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये इसका मैंडेट है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स, एसेट मोनेटाइजेशन एंड कैपिटल मैनेजमेंट। व्हेन यू गेट टाइम इस वेबसाइट को भी एक बार आप विजिट करना। तो ये जो टारगेट है 65,000 रुपए करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है 2022-23 तक का, ये टारगेट काफ़ी कम है, लोवेस्ट इन 6 ईयर है। बट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे स्लो डाउन हो रही है, बट एक्चुअली गवर्नमेंट रियलिस्टिक प्लान्स देख रही है। गवर्नमेंट जो है आज की टाइम पे जो टेंडेंसी है वो ये है कि मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो। गवर्नेंस, तो गवर्नेंस मतलब सरकार जो है, सरकार अपना मिनिमम रोल रखना चाहती है, मिनिमम रोल, ज्यादा want to act like as a facilitator, that's all. So this is DIPAM, Department of Investment and Public Asset Management, okay? तो इस बॉडी का नाम याद रखना है और ये डिसइन्वेस्टमेंट है। Then these all are political, so this is the front page of the Hindu. अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। ऑफिसेज, जिम्स, स्पास एंड स्विमिंग पूल ओपन होंगे। ये लेफ्टिनेंट जनरल है अनिल बाइजल साहब, आप हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में कोविड-19 केसेस आ रहे थे तो रिस्ट्रिक्शंस थे, बट अब ग्रेजुअली ये सब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होंगे। स्टैगर्ड रीओपनिंग है स्कूल्स की फॉर ऑल क्लासेस, ऑफलाइन स्टार्ट होगा। देन फ्लड लिट पिच एंड स्पोर्ट बैंक हेल्प अरुणाचल टाउन किक द हैबिट, स्पोर्ट्स गियर लेंड टू वीन यूथ फ्रॉम ड्रग्स, दिस इज गुड। यूथ एनर्जी जो है उसको स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एनसीसी, इन सब चीज़ों की तरफ हमें यूटिलाइज करना चाहिए, तो दिस इज गुड। देन दिस इज सिल्वर लाइन, केरला का है। फ्लोटिंग पावर, दिस इज अ वंडरफुल आइडिया, नोट इट डाउन। एरियल व्यू है फ्लोटिंग सोलर पैनल, कहाँ पर? मुदासरलोवा रिजर्वायर इन विशाखापट्टनम। तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। अब देखिए ये जैसे फ्लोटिंग सोलर पैनल हम बना रहे हैं ना, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि जैसे पानी है तो हमें एक्स्ट्रा कोई लैंड नहीं लग रहा सोलर पावर पैनल फिट करने का। लैंड पे लगाते तो उससे फॉरेस्ट लॉस होता, जमीन का भी नुकसान होता। यहाँ हमने बस इसको पानी पे ऐसे लगा दिया तो स्पेस बच गया। दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि अगर ऐसे जब पानी में लगाते हैं तो पानी का जो एवापोरेशन होता है वो कम हो जाता है, तो वाटर रिटेंशन बढ़ेगा इससे। तो ये भी एक चीज़ है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल में भी बात चल रहा था कि क्यों ना ये जो कैनाल्स होती है, कैनाल में इस टाइप के ऊपर उसको ढक दे अपन सोलर पैनल से। इससे क्या होगा, कैनाल का पानी गंदा भी नहीं होगा और एवापोरेशन भी नहीं होगा। दिस इज वन आइडिया। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं लाइक फ्लोटिंग सोलर पैनल्स अभी मेन स्ट्रीम हो रहा है, इस आइडिया को याद रखना है।
देन दिस इज दिस पेज. अब जो नेक्स्ट है वो एडिटोरियल है. दिस इज पॉलिटिकल. Then this is again about marital rape. So government should spell out its current stand on this. Why? Because again this is a reality. बट इसका दूसरा पहलू भी ये भी होता है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को भी हमें उसका जो प्राइवेसी, डिग्निटी, बॉन्डिंग और जो दूसरे सोशल एस्पेक्ट्स है दे शुड ऑल्सो बी एड्रेस्ड. सो दिस इज अ वेरी सेंसिबल टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस. हमारे सेक्शन में जो GS1 है उधर सोशोलॉजी, इंडियन वैल्यूज वगैरह का प्रॉपर मेंशन है. GS2 है उसमें गवर्नेंस, लॉज, इससे रिलेटेड बातें हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी जो बात हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सेक्शन 375 ऑफ IPC में और डोमेस्टिक एक्ट में, वायलेंस डोमेस्टिक एक्ट में. जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो बोलता है पनिशमेंट होगा फॉर सच टाइप ऑफ फिजिकल और वर्बल अब्यूज. बट सेक्शन 375 है वो बोलता है कि रेप कमिटेड बाय अ मैन ऑन हिज वाइफ इफ शी इज नॉट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा. दैट विल नॉट बी काउंटेड एज रेप विच इज अगेन वेरी वेरी रॉन्ग. तो स्टैच्यूटरी जो एक्सेप्शन है इसकी फाइन रीडिंग दिस 375 ऑफ द IPC की रीडिंग की बात है यहाँ पे. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जैसे इंट्रोड्यूस किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ ही दिन पहले हमने इस आर्टिकल को देखा था. कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स चाहिए क्रिमिनल लॉ में. क्रिमिनलाइजिंग ऑफ मैरिटल रेप इज अनलाइकली बी टू टेकन अप इन आइसोलेशन. तो दिस इज वन थिंग, बट ओवरऑल जो पूरा IPC का क्रिमिनल लॉज है इन सबको रिवैम्प करने का जरूरत है और दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, द राइट टाइम. Then she observed it would not be advisable to condemn every marriage as a violent one and every man is a rapist. This is again one thing. अगर हम हर किसी को ऐसे टैग कर देंगे तो then again वो detrimental होगा सोसाइटी के लिए. So the point is ये जो चीज़ें होती है ये केस बाय केसेस में होना चाहिए. लेबल लगाना again is not at all right. तो द पॉइंट इज कैन नॉट बी अप्लाइड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ड्यू टू वेरियस फैक्टर. ये गवर्नमेंट ने 2016 में बताया था कि क्यों सेक्शन 375 गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं कर रही है. बिकॉज इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन, लिटरेसी, पॉवर्टी, मेरे सोशल कस्टम्स, वैल्यूज, रिलीजियस बिलीव्स, माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी है जहाँ पे मैरिज एज अ दिस सैक्रामेंट ट्रीट किया जा रहा है. तो इन सब प्रैक्टिकल रीजंस के कारण 2016 में 375 ऑफ IPC को हटाया नहीं गया था. बट अगेन अब फिर से वो बात आती है कि दिस इज अबाउट राइट टू लाइफ, दिस इज अबाउट डिग्निटी, दिस इज अबाउट ऑनर, दिस इज अबाउट बॉन्डिंग. सो दिस क्रिमिनल लॉ को एक रिविजिट करना जरूरी है. कन्वेंशनल जो आर्ग्यूमेंट है कि दिस इज देयर, ओके. तो द पॉइंट इज कि जो IPC का जो लॉ है not only this 375 जैसे मिनिस्टर ने बताया, not only 375 बट जो एंटायर क्रिमिनल लॉज हैं रिलेटेड टू दिस उसमें एक रिवैम्प रिविजिट की जरूरत है. सेम चीज जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने भी बताया था कि ये जो एक्सेप्शन दिया हुआ है ये आउटडेटेड नोशन है. दिस हैज टू बी रिविजिट. The notion of this implied consent within marriage is also reflected in marriage laws that allow for this restitution of conjugal rights. तो जो marriage rights है उसके this against है. So this is there. अब ये बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे लेट अस सी गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स एंड देन ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है. बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि दीज लॉज जो हैं क्रिमिनल लॉज इसमें रिविजिट करना जरूरी है. एंड ऑनर, डिग्निटी, वैल्यू सिस्टम जो है, देन रेस्पेक्ट एंड ऑल दीज शुड बी एड्रेस्ड. ओके. अब ये जो बात है वो है इंटरोगेटिंग द फॉल्स मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी. अभी क्या चल रहा है कि एक तरफ बात आती है रिजर्वेशन की. रिजर्वेशन एज अ अगर हम देखें तो दिस इज रिक्वायर्ड. रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज सोसाइटी में इनहेरेंट इनइक्वालिटी है. प्लस दूसरी बात आती है क्या रिजर्वेशन से जो मेरिट सिस्टम है वो क्या हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. मेरिट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. तो द पॉइंट इज इस मेरिट और रिजर्वेशन के बाइनरी से बाहर निकल के, बिकॉज इसमें अगेन राइट और रॉन्ग जैसी चीज ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीटली नहीं होता है इस टॉपिक में. इसमें हमें ओवरऑल जो सोसाइटी का अभी तक का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको एड्रेस करना जरूरी है. रिमेंबर कुछ ही दिन पहले कोर्ट में ये गया था और कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस AS बोपन्ना साहब ने कुछ बातें बताई थी कि क्या होता है कि जैसे सोसाइटी में अगर जो ईयर्स एंड ईयर्स
एजेस एंड एजेस का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो प्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज इन द सेंस कि लाइक अपब्रिंगिंग में, प्रिविलेज इन द सेंस कि उनको बेटर एक्सपोजर मिला है लॉट मेनी थिंग्स का, प्रिविलेज इन द सेंस कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनहेरेंट चीज़ें हैं, वो उनके फेवर में गई है। बट देर इज़ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको ना एक्सपोजर मिला है, ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में भी नहीं है। तो इस टाइम पे जो सोसाइटी में जो फंडामेंटल फ्लॉ है, इस फंडामेंटल फ्लॉ को करेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी रिक्वायर्ड होती है। अब बात ये आती है कि रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी कंटिन्यू करें, मेरिट सिस्टम का भी यहाँ पे ध्यान रखें, और जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है सोसाइटी की उसको करेक्ट करें। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। ये जैसे हमने एक बहुत पहले देखा था कि जैसे इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी ये है कि अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको सारे फ्रूट्स बहुत इजीली एक्सेसिबल है, दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो सिस्टम है ये फंडामेंटली फ्लॉड है। दिस सिस्टम जो सोसाइटी का है वो फंडामेंटली फ्लॉड है। इट इज फेवरिंग वन सेक्शन, इट इज नॉट फेवरिंग अनदर सेक्शन। तो दिस इज इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए अगर अपन राइट टू इक्वालिटी जस्ट लाइक दैट बोल देते हैं कि सबको बराबर के अधिकार मिल गए, बट सी सेम लैडर इधर भी है, सेम लैडर इधर भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इक्वालिटी अलोन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज ये जो ट्री है, ये जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो अभी भी फ्लॉड है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन टूल्स एंड असिस्टेंस, तो वो भी जो इनइक्वालिटी है उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इक्वालिटी इज नॉट एन ऑप्शन। दैट इज वाई हम फिर इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी से रिजर्वेशन पॉलिसी, कि जिसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उसको ज़्यादा हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लॉन्गर लेडर है तो कस्टम टूल्स है आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इनइक्वालिटी को। बट ये क्या फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है हमारा? नो, ये कभी भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए कि ये जो ट्री है, प्रॉब्लम्स जो है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, इसको हम करेक्ट करें, तो फिर वी विल मूव टू दिस जस्टिस। सो दिस इज इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्विटी एंड जस्टिस। अब अगर वही बात है, मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी में इस टॉपिक को नहीं देखना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको पहले भी बताया था, तो दिस इज देयर। बाकी कुछ केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कितना कैप होना चाहिए। अब रिजर्वेशन का भी जो कैप है, आर्ग्यूमेंट ये आता है कि दैट शुड बी बेस्ड ऑन डेटा, जैसे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ। तो ये जो पॉलिसी है दिस शुड बी बेस्ड ऑन साउंड डेटा, सो दैट जो दो फंडामेंटल बॉटलनेक है रिजर्वेशन पॉलिसी में, पहला बॉटलनेक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। किसको रिजर्वेशन प्रोवाइड करें उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। कई बार क्या होता है कि विद इन कम्युनिटी, जैसे एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला, अब इस एक कम्युनिटी में भी सब बराबर नहीं है, कुछ एक सेक्शन है जिसको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो इसीलिए जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ओबीसी में, बट अब उसमें ये बात हुआ कि 8 लाख का आपने क्राइटेरिया कैसे बनाया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सेम चीज आया फिर ईडब्ल्यूएस में भी, जो 8 लाख का क्राइटेरिया है वो कैसे आया, इस बात पे सवाल उठे। तो द पॉइंट इज कि जो दो प्रॉब्लम है, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, दूसरा है उस आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी तक वो बेनिफिट प्रोवाइड करना। दीज आर द टू चैलेंजेस। ओके, सो दिस इज दैट। मेरिट भी ऑनर करना है और जो इनइक्वालिटी है उसको भी दूर करना है। इट इज नॉट अ बाइनरी। ओके, देन इंडिया कॉलिंग विद क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड इन माइंड। ये इन कंटिन्यूएशन है आर्टिकल, पिछले 2-3 दिन से हम पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रेग्जिट हो गया तो यूके अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। यूके पहले कस्टम जिस यूरोपियन यूनियन में था, तो ईयू के जो ट्रेड पैक्ट्स हैं वो यूके में भी लग रहे थे, बट अब यूके इंडिपेंडेंटली सारी डीलिंग्स कर रहा है। तो यूके वांट्स अ ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया, इंडिया आल्सो वांट्स म्यूचुअली इंडो देन यूके का ट्रेड अग्रीमेंट। तो इसका भी बैकड्रॉप रेडी हो रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, देयर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो इससे क्या होगा, ट्रेड अग्रीमेंट होगा तो इजीली एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। यूके का एडवांटेज, हम जो इंपोर्ट वहाँ से कराते हैं, प्लस हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूके में एक्सपोर्ट करना है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बाकी आरसीईपी के हम पार्ट है नहीं, पैसिफिक का है, चाइना इज ऑल्सो वन थिंग। तो ब्रिटेन जो है ना, बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट, जो कोविड-19 हुआ तो ब्रिटेन भी अभी रिकवर कर रहा है, इकोनॉमिकली रिकवर कर रहा है, तो अभी उसको ज़्यादा अलाइज की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई यूके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, टाइमिंग इज़ राइट, हम यहाँ पे गुड ट्रेड अग्रीमेंट कर सकते हैं।
बाकी इस आर्टिकल में वर्बोसिटी ज़्यादा है, हम ऑलरेडी इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो पहले ही कवर कर चुके हैं। ऑकस वगैरह का भी, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात थी, तो यूके भी अपना स्ट्रैटेजिक और जो ट्रेड रिलेटेड टाइज है वो एक्सपैंड कर रहा है इंडिपेंडेंटली पोस्ट ब्रेग्जिट में। सो दिस इज दैट। अब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिस हैज नॉट बीन डन, लेट अस सी यहाँ पे कैसे ट्रेड अग्रीमेंट अभी फाइनलाइज होता है। इंडिया कॉलिंग विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड इन माइंड। देन दिस इज अबाउट तमिलनाडु and this is 22nd Law Commission to study UCC. Then this is disinvestment and this is political. Then this is next page. अभी इलेक्शन टाइम है तो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। नीट पीजी पोस्टपोन हो गया मई 21 पे। आर्मी ऑफर्स लैंग्वेज ट्रेनिंग टू अफगान कैडेट्स। 80 अफगान कैडेट्स हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं वेरियस इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट से, तो इनको लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ITC एंड ऑल गुड। तो जैसे नेपाल के भी बहुत सारे दिस कैडेट्स वगैरह इंडियन दिस मिलिट्री अकेडमी में भी आते हैं। जो नेपाल का जैसे जो चीफ है उनको ऑनररी जनरल की भी बात टैग दिया जाता है, म्यूचुअल होता है। सिमिलरली जो अफगान है, अभी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उस टाइम पे अफगान को हमने काफ़ी सारा एड्स प्रोवाइड किए हैं, तो दिस इज वन सच थिंग। देन विलेजर्स रजिस्ट सेंचुरी टैग फॉर लंगूर हैबिटेट, तो ये है गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर यहाँ पर रहता है वेस्टर्न असम में बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो छोटा सा इनका हैबिटेट था, इसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात है। तो दिस इज काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट, होम है गोल्डन लंगूर का, असम और भूटान बॉर्डर में है। अब जैसे सवाल क्या आता है कि जो गोल्डन लंगूर है ये किस शेड्यूल में? शेड्यूल 1 स्पीशीज है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। टाइगर किस में है? टाइगर भी शेड्यूल 1 है, स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो टाइगर को मारने में जो पनिशमेंट है, सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट गोल्डन लंगूर की पोचिंग पे भी है, बिकॉज दोनों शेड्यूल 1 पे है। ओके, शेड्यूल 1। तो वर्ल्ड 25 मोस्ट एंडेंजर प्राइमेट में इसका लिस्टिंग भी है। तो दिस एरिया जो है बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पे पूरे एरिया को कंजर्वेशन एंड ऑल के लिए अपग्रेड्स की बात है। यहाँ की जो कम्युनिटी है वो बोलती है वो ट्रेडिशनली भी इन सब जो फॉरेस्ट एंड जो एनिमल फ्लोरा एंड फौना है उसका कंजर्वेशन करते आए कन्वेंशनल आइडियाज के थ्रू। अब जब भी ऐसी चीज आती है ना, जैसे एक होती है सेंचुरी, फिर एक होता है दिस नेशनल पार्क, एक होता है से अपना दिस बायोस्फेयर। जो नेशनल पार्क होता है ना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेशनल पार्क में बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी, सेंचुरी में थोड़ा लीनियंट होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में आसपास ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, विलेजर्स भी रहते हैं। ट्राइबल और विलेजर्स जो होते हैं वो अपनी दिस डे टू डे इकोनॉमिक नीड्स के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। से यहाँ पे हनी कलेक्ट करना है उन्हें, या फिर ट्री का कुछ कलेक्ट करना है, तो मतलब डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। तो इसीलिए होता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो जो आसपास की कम्युनिटी है उनके राइट्स को इंश्योर करे। ऐसा नहीं हो कि उनके लिए इकोनॉमिक जिस पे उनका जीवन व्यापन हो रहा है उस फॉरेस्ट राइट को हम उनसे डिनाई कर दें, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए होता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। सस्टेनेबल कंजर्वेशन के लिए हमेशा एक नियम होता है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता है। फॉरेस्ट को बचाना है ना, तो जो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स हैं, जो लोग विलेजर्स वहाँ रह रहे हैं, ट्राइब्स वहाँ पे रह रही है, वहाँ पे एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। विदाउट देयर पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो देयर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, उसको एड्रेस करना चाहिए। तो दिस इज देयर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, कंजर्वेशन प्रायोरिटी होना चाहिए। तो गोल्डन लंगूर क्या है? शेड्यूल 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देन चाइना रशिया हेल न्यू इरा इन रिलेशंस। तो मिस्टर शी जिनपिंग है, मिस्टर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन शेयर्ड विजन। जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही हो रहा है। चाइना और जो रशिया है क्लोजर टाइज इनके होते जा रहे हैं। न्यू इरा इन रिलेशन, एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस यूएस पॉलिसी। जैसे यूक्रेन में नाटो का जो पुश है उसके कारण रशिया और चाइना की टाइज इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट आया शी पुतिन का, नाटो ब्लेम्स यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर रीजनल टेंशंस। तो यूएस पॉलिसीज के कारण दिस न्यू डेवलपमेंट इज हैपनिंग।
अब इस डेवलपमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जैसे चाइना ने अभी जो पॉस्चरिंग किया था गलवान दैट क्राइसिस में, देन फ्लैग जो अभी ओपनिंग सेरेमनी था, मैसेजिंग क्या थी, 1962 को इन्होंने फिर से ग्लोरीफाई किया, प्लस रशिया पे हम डिफेंस के लिए डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ वाई डार्क क्लाउड्स। अब ये लीडर्स यहाँ पे मिले हैं, नाटो एक्सपेंशनिज्म को कम करना है, नाटो एक्सपैंड हो रहा है तो इसको कम करना है, रशिया का ये डिमांड है, व्लादिमीर पुतिन। अब स्ट्रैटेजिक रिलेशंस की बात किया इन्होंने, ट्रेड की बात किया और बहुत सारे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए, तो टाइज है वो डीपन हो रहे हैं। अब इसके फार रीचिंग सिग्निफिकेंस होंगे दोनों कंट्री पे भी और वर्ल्ड पे भी, बिकॉज ये जो दोनों हैं, रशिया तो वैसे ही सुपर पावर था, चाइना भी अगर इकोनॉमिक से अब मिलिट्री ट्रांजिशन कर रहा है सुपर पावर का, तो ये दोनों टाइज अगर साथ में होंगे तो उसके वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में सीवियर एक बहुत लार्ज स्केल के उसके इम्पैक्ट पड़ेगा, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस होगा। सो दिस इज अ न्यू इरा। नाटो ऑब्वियसली यहाँ पे कन्फ्रंटेशन है, अबैंडन इट्स आइडियोलॉजिकल कोल्ड वॉर अप्रोच, ये रशिया ने कहा। नाटो एक्सपैंड करता है, कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी, रशिया इसके अगेंस्ट है, हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी। फिर क्लोज्ड ब्लॉक स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्टली टारगेट किया चाइना ने क्वाड को। क्वाड क्या है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। पहले हमारी मालाबार एक्सरसाइज होती थी, उसमें इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया और साथ ही साथ क्वाड बनाने की बात की। ऑल्दो हमने ये नहीं बोला कि ये मिलिट्री अलायंस है, बट चाइना यहाँ से रैटल्ड है बिकॉज ऑफ दिस क्वाड। सिमिलरली एक ऑकस भी है, ऑकस। तो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसमें दोनों ने जॉइंट विजन यहाँ पे दिखाया, चाइना एंड रशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। प्लस हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, यूएस भी इंडो पैसिफिक बोलता है, बट रशिया और चाइना एशिया पैसिफिक बोलते हैं इसे, तो वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स। देन इसके बाद ऑकस से अलार्म्ड है। अब सी इन रिटर्न, बिकॉज चाइना फेवर कर रहा है रशिया को, तो रशिया इन रिटर्न सपोर्ट कर रहा है वन चाइना प्रिंसिपल। और जो ताइवान है उसको रशिया ने बोला इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ चाइना है, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना है, अपोजेस एनी फॉर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान। लिथुआनिया में जो भी न्यूज़ देखा था हमने, तो दिस इज ताइवान। तो रशिया भी क्विड प्रो क्यो हो रहा है यहाँ पे। बट टाइज विद इंडिया में अगेन RIC को इन्होंने सिग्निफिकेंस दिया है, ब्रिक को भी सिग्निफिकेंस दिया है। इंडिया का जो स्ट्रेंथ है ना वो हमेशा ये रहा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम हमेशा से इंडिपेंडेंट रिलेशंस रखें। जैसे चाइना के साथ भी हमारी सेपरेट इक्वेशन है, रशिया के साथ भी हमारी सेपरेट इक्वेशन है। अभी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इंडिया भी आए थे, बट द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ लाइक जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहे हैं, तो साइड्स चूज करने जैसी नौबत आती है, तो फिर इंडिया को बहुत क्लोजली और बहुत केयरफुली मैनूवर करना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी, कि अगर कन्फ्रंटेशन हो रहा है यूएसए और रशिया का, देन व्हाट, लाइक दैट। ओके, बाकी जो बिल्डिंग ग्लोबल सैटेलाइट्स है, ग्लोनास और बिडाउ कहाँ का है, दिस इज चाइना। ग्लोनास कहाँ का है, रशिया। GPS कहाँ का है, यूएसए। यूरोप का क्या है बताइए, गैलीलियो। ऐसे इंडिया का क्या है, टेल। इंडिया का अपना एक है, रीजनल है, बट अपना एक खुद का दिस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम क्या है, टेल। तो दिस इज चाइना रशिया। अब जैसे चाइना आया तो चाइना का पपेट, दिस न्यू CPEC अग्रीमेंट, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। अब ये जो CPEC है, CPEC पास होता है हमारी टेरिटोरी से, तो दिस एंटायर CPEC इज रॉन्ग। तो दिस इज चाइना पाक इंक न्यू CPEC अग्रीमेंट, तो दिस इज अगेन वन हेडेक। देन मैक्रोन और शोल्ज टू विजिट रशिया अमिड टेंशंस, तो दिस इज जर्मन चांसलर, न्यू जर्मन चांसलर अभी मॉस्को जाएंगे। अब जर्मनी को क्या इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2, और जर्मनी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है गैस का, और वो गैस आएगी रशिया से, तो जर्मनी का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता है रशिया के लिए। जर्मन चांसलर विल हेड टू मॉस्को एंड कीव यूक्रेन इन कमिंग वीक्स, और फ्रेंच प्रेसिडेंट भी होगा। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो क्यों रैटल्ड हो रहे हैं, रैटल्ड इसलिए हो रहे हैं बिकॉज यूएसए और यूके ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस डील कर लिया था, और इस ऑकस डील के पहले फ्रांस यहाँ पे उसको डीजल एडवांस्ड सबमरीन प्रोवाइड करने वाला था, बट न्यूक्लियर सबमरीन इन दोनों ने दे दिया, तो फ्रांस की जो डिफेंस डील्स थी वो कैंसिल हो गई। तो मैक्रोन फ्रांस जो है वो यहाँ पे दिस हर्ट फील किया, ऐसा स्टेटमेंट्स आए थे, तो दिस इज अगेन देयर। तो वर्ड जो है ना वो बहुत इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस होती है, वो वहाँ पे चलता है, और कोई परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी में, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। सो दिस इज देयर, जैसे जर्मनी का इंटरेस्ट है रशिया की गैस में।
इंडियाज डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ ओलंपिक्स अपलॉडेड इन यूएस। अब पहले इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं किया था। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है हम अपने ऑफिशियल्स नहीं भेजेंगे, सरकारी ऑफिशियल्स, प्लेयर्स जाएंगे बट ऑफिशियल्स नहीं होंगे। तो दिस इज देयर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। यूएस ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्यों किया? बिकॉज चाइना ह्यूमन राइट क्रॉस वायलेशन कर रहा है युगुर रीजन पे, जिनजियांग में। और इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट इसलिए किया बिकॉज गलवान का जो था उसको अननेसेसरी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की वाया ओलंपिक्स, विच इज अ शेमफुल मूव। Then US warns of Moscow's false flag Ukrainian attack. NATO chief to head Norway Central Bank. टॉप एड स्क्विड बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट भी खतरे में है। ब्लिंकन टू ज्वाइन क्वाड मीटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, एंटोनी ब्लिंकन, दिस इज यूएसए। तो क्वाड इज अगेन डेवलपिंग। कंसेशनल टैक्स रेट टाइड टू फर्म सेटिंग अप न्यू यूनिट्स फास्ट। पहले क्या होता था, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, बाद में कॉर्पोरेट टैक्स 15% कर दिया गया, तो विच इज़ गुड। तो इससे क्या हुआ, जो कॉम्प्लायंस है वो बढ़ा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है। एक सवाल आया था प्रीलिम में, आई थिंक 2017 में आया था, कि पास्ट डेकेड में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कॉन्स्टेंटली अप हुआ है, कॉन्स्टेंटली डाउन हुआ है, या स्टेबल रहा है, ऐसे। तो ये जो प्रीलिम्स के ऐसे सवाल आते हैं ना, देखो प्रीलिम के जो एमसीक्यू होते हैं ना, एमसीक्यू सॉल्व करना इज एन आर्ट। ज़रूरी नहीं आपको सब आता है और आप उस प्रश्न को तभी कर पाओगे। कई बार आपको थोड़ा सा आता है पर आप प्रश्न सही कर लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है बट जब भी 4 ऑप्शन देखते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। एमसीक्यू में दे ऑलवेज फील डिफिकल्टी, जबकि वो राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। सो दैट इज़ वाई एमसीक्यू सॉल्व करना इज एन आर्ट। अब जैसे ये कॉन्स्टेंट है ना, कांस्टेंट, यूपीएससी के जितने भी आप पेपर देखो 11 से 17 18, जहाँ जहाँ ये कांस्टेंट वर्ड यूज आए ना वो गलती हुआ है। तो इस टाइप के आप लैंग्वेज भी हमें पिक करना आना चाहिए। तो यही चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं किया है तो करिए, 2020 पेंडिंग है, मैं उसको बनाऊंगा अभी बहुत जल्दी, और आज इसका दूसरा स्ट्रैटेजी भी आपको बताता हूँ। तो हम जैसे क्विज सीरीज भी लास्ट टाइम किया था ना, उसको फिर से रिज्यूम कर रहे हैं अभी। डेली वी विल डू लाइक 25 मिनट 30 क्वेश्चन टाइप, 30 मिनट्स 25 क्वेश्चन टाइप। और उधर हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली एमसीक्यू को अप्रोच कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है रियल टाइम पे अंडर प्रेशर। दीज थिंग्स वी विल ट्राई। तो जैसे कॉन्स्टेंट इस टाइप के कीवर्ड्स भी देखेंगे वहां पे। अब जैसे ये है, दिस इज अबाउट कंसेशनल टैक्स रेट टाइड टू फर्म सेटिंग अप न्यू यूनिट्स फास्ट। तो दिस इज रेवेन्यू आउटलुक बेटर है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी हाईएस्ट एवर है करंट ईयर में, तो दिस इज गुड। टैक्स टू जीडीपी। Indigo parent logs first profit since start of the pandemic, some relief. Budget growth oriented poses fiscal challenges. Credit positive for issuer. हम ज़्यादा खर्चा तो कर रहे हैं बट उससे डेफिसिट हो जाएगा हमारा, फिजिकल डेफिसिट इम्पैक्ट होगा ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट ने जगलरी थोड़ा ज़्यादा किया है नंबर का, कि किस चीज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, वो पार्ट ही बढ़ गया। बट दिस इज देयर, बजट ग्रोथ ओरिएंटेड poses fiscal challenges, growth oriented ज़्यादा खर्चा। ऑयल गैस will keep meeting India's base load energy demand, पुरी साहब ने कहा good। कोल इंडिया this bulk export for first time, energy crisis likely to delay shipment। अभी कोल का शॉर्टेज हो गया था तो हमने एक्सपोर्ट वगैरह सब बंद कर दिया था, अभी फिर से रिवाइव हो रहा है। Then this is Delhi very delivery earmarks this much by टेक स्टॉक स्टेज टेंटेटिव रिकवरी। मेटा अभी जो फेसबुक का है इसने बहुत नुकसान किया है अभी, दिस मेटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। जियो ने बाय किया यूएस बेस्ड 2 प्लेटफॉर्म टीवीएस ग्रुप। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये है बीजिंग विंटर गेम्स गेट्स अंडर वे। देन दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट्स। सो आज सेक्शन दूसरा भी नहीं आता है, दिस एफएक्यू एंड ऑल। So this is the Hindu. आज आंसर राइटिंग भी नहीं है, all you have to do is consolidate. Okay, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.